नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1500 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम 13 नंबर का वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हमारे पास सुपर 50 बहुत शानदार क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है ना। तो क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए और अच्छे से तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके पहले कि हम लोगों ने 12 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और इन 12 वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। जैसे सीरीज खत्म होती है तो सीरीज एक के बाद एक हम वो सारे वीडियो कवर करेंगे और जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब पर किस ग्रुप में पाया जाता है। देखिए, हेडर और फुटर तो हमको पता ही है, हेडर पेज के टॉप पर लगाएंगे और फुटर पेज के बॉटम में मतलब नीचे की तरफ लगाएंगे। दोनों का यूज एक जैसा ही होता है ना, कि हम इसमें पेज नंबर लगा लेंगे, हम इसमें हेडिंग लगा लेंगे, है ना। यहाँ अगर बुक या कोई नोट्स बना रहे हैं तो उसका टाइटल लगा देंगे, है ना। हम कोई भी एक ही पेज पे लगा रहे हैं, सारे पेज पर अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। तो हम हेडर में भी यूज कर सकते हैं और फुटर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि हेडर और फुटर इंसर्ट टैब, मतलब इसने टैब तो हमको बता दिया कि कौन सी टैब में, है ना। इस टैब में किस ग्रुप के अंतर्गत आएगी, मतलब हेडर और फुटर जो है वो इंसर्ट टैब में किस ग्रुप के अंतर्गत आएगी ना। हमारे पास ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ग्रुप, ऑब्जेक्ट ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप और टेबल्स ग्रुप, है ना। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ही हमें हेडर और फुटर मिलेगा। कहां पर? 2016 में मिलेगा, है ना। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है। वर्कशीट तो हमको पता ही है कि एक्सेल का क्वेश्चन है ना। और वर्कशीट में मतलब जो हमारे पास जितनी भी सीटें होती है 1 2 3 जो आती है एक्सेल में, है ना, उसमें हम सारा काम करते हैं ना। तो वर्कशीट बेसिकली सेल्स का कलेक्शन होता है, मतलब मल्टीपल सेल्स होती है एक वर्कशीट में। तो सेल निर्माण करती है किसका? वर्कशीट का। और वर्कशीट किसका निर्माण करती है, यही हमारे प्रश्न ने पूछा है। तो वर्कशीट निर्माण करती भी है वर्क बुक का, है ना। जिस तरीके से हमारी बुक में बहुत सारे पेज होते हैं, बहुत सारी सीट्स होती है, उसी प्रकार एक्सेल की जो वर्क बुक होती है इसमें बहुत सारी सीट होती है और बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन होती है जब भी हम एक्सेल को ओपन करते हैं, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, खालिस्तान अन्य कंप्यूटरों में प्रसारित होने के लिए स्वयं को दोहराता है, वो क्या कहलाता है ना। मतलब कि ये जो प्रश्न है हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर जब हम काम करते हैं तो ऐसा कौन होता है जो खुद को क्या करेगा? दोहराएगा भैया। दोहराने से मतलब ये है कि वो अपनी ही कॉपी बनाते चलेगा, अपने आप कॉपी बनाते चलेगा, है ना। जैसे कोई अपने आप कॉपी बनाते चलेगा तो हमारी हार्ड डिस्क कैसी होगी? फुल होने लगेगी। हार्ड डिस्क फुल होगी तो आपका कंप्यूटर कैसा होगा? स्लो होते चलेगा, है ना। तो वो क्या कहलाता है? तो पूछ तो ये वायरस के लिए रहा है या मालवेयर हमसे पूछ रहा है, तो कौन सा है इसमें से? एक है ट्रोजन। ट्रोजन तो बहरूपिया होता है, ये नहीं होगा। लॉजिक बॉम्ब, ये भी नहीं होगा, है ना। वर्म, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्म एक ऐसा वायरस होता है या मालवेयर होता है जो कि अपनी कॉपी और फिर कॉपी, मतलब जितने फोल्डर ओपन करते चलोगे कंप्यूटर में उसके अंदर वो अपनी कॉपी जनरेट करते हुए चलेगा, है ना। तो जल्दी से हम एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे और उसको क्लीन करेंगे, नहीं तो आपकी हार्ड डिस्क पूरी भर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है ना। सबसे पहली चीज की डायरेक्टरी मतलब क्या है? डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर, है ना। कि हम कंप्यूटर में कभी जब भी डाटा स्टोर करके रखते हैं तो पर्टिकुलर किसी फोल्डर में करते हैं, वही उसका सही तरीका है कि हम पर्टिकुलर रिलेटेड फोल्डर्स के ही उसमें ही उससे रिलेटेड फाइलें रखते हैं। तो अगर कोई डायरेक्टरी होगी तो उसके अंदर भी कोई डायरेक्टरी होगी, है ना। हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो बहुत सिंपल है। जिस प्रकार से फोल्डर के अंदर के फोल्डर को हम सब फोल्डर बोलते हैं, वैसे डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सब डायरेक्टरी। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। डायरेक्टरी अगर आया है तो डॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है जब डायरेक्टरी वर्ड यूज करता है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्दिष्ट करता है, खालिस्तान निर्दिष्ट करता है कि किन उपयोगकर्ताओं के पास कौन से ऑपरेशन का एक्सेस है।
है ना। मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन होगा जो निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है कि किन किन उपयोगकर्ताओं के पास में कौन कौन से एक्सेस करने की कंट्रोल है, एक्सेस करने की पावर है। ठीक है, तो इनमें से कौन करता है, हमारे पास ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल एंटिटी, विवेकाधीन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो देखिए ये जो लिस्ट होगी, है ना, कि इसको कौन कौन सी परमिशन दी गई है किसी यूजर को, वो कहां पर होगी, वो मिलेगी भी आपको सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में, है ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा सिस्टम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसमें किसी भी यूजर को दी गई परमिशंस की लिस्ट होती है। आप वहां जाके चाहो तो डिसेबल कर दो या किसी एक्सेस को इनेबल भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फॉन्ट का आकार 1 पॉइंट घटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करेंगे या किस कॉम्बिनेशन की का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पे संयोजन लिखा है, संयोजन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन की, है ना। कॉम्बिनेशन की कीबोर्ड में कितनी होती है, तो 3 होती है, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, है ना। तो हमारे पास है कि कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करेंगे फॉन्ट का आकार 1 पॉइंट कम करने के लिए। हमको 1 पॉइंट कम करना है, तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, कौन सा वाला, ओपन ब्रैकेट, मतलब कि ये वाला ब्रैकेट हम यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा फॉन्ट का साइज डिक्रीज हो जाएगा, घटाने के लिए बोल रहा है वो, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और जब हम कंट्रोल के साथ में ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे तो हमारे फॉन्ट का साइज कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा, है ना। ये शॉर्टकट की याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्वरूपन कमांड्स का उपयोग करने के लिए आप कौन सा टैब खोलेंगे। सामान्य स्वरूपन, है ना, पहले तो यही है मेरे हमको समझ में आना चाहिए कि सामान्य स्वरूपन जो कमांड है ये होती क्या है। देखो सामान्य स्वरूपन मतलब कि जनरल फॉर्मेटिंग, है ना। स्वरूपन मतलब कि फॉर्मेटिंग, कि हमने कुछ टाइप किया है, उसको हमको फॉन्ट बदलना है, साइज बढ़ाना है ना, या उस पर हमको सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है, और भी कुछ जो हमारे पास जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के फीचर्स होते हैं, है ना, सारे के सारे हमको अप्लाई करके हम हमारा एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, ये हमारा एक स्टाइल तैयार करते हैं। तो स्वरूपन का मतलब होता है फॉर्मेटिंग। तो हमसे जनरल फॉर्मेटिंग के जो टूल्स होते हैं वो कौन सी टैब पर होते हैं, ये हमसे पूछा है ना। तो कौन सी टैब है, हमको पता ही है कि सारे के सारे टूल्स कहां पर होंगे, ये होंगे होम टैब पर, है ना, पहले ही टैब पर होते हैं, और पहले ही बॉक्स में, है ना, हमको क्लिपबोर्ड आर्ट मिलता है, उसके क्लिपबोर्ड मिलता है, उसके बाद में हमको फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मिलता है, उसमें सारे टूल्स मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क में यदि ट्रैक की संख्या बढ़ जाती है तो संग्रह क्षमता कैसी होगी, है ना। वे चुंबकीय डिस्क हमको पता ही है, इसमें डाटा कैसे सेव होता है, हमको पता है कि डाटा कैसे होता है। डाटा हम लोग, जैसे ये हमारी चुंबकीय डिस्क है ना, इसमें डाटा हम कैसे सेव करते हैं, हम करते हैं इस तरीके से, ट्रैक में सेव करते हैं, ट्रैक में सेव करते हैं, है ना। तो वो बोल रहा है कि जब ट्रैक की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि हमारे पास अगर ज्यादा ट्रैक होंगे तो क्या होगा, उसमें ज्यादा डाटा आएगा, तो उसमें डाटा स्टोरेज की क्षमता कैसी हो जाएगी, तो भैया वो बढ़ जाएगी, है ना। जितने ज्यादा ट्रैक होंगे उतने ज्यादा उसमें डाटा आएगा, इसलिए तो हम सिंगल लेयर और डबल लेयर की बात करते हैं, है ना, कि सिंगल लेयर में डाटा कम आता है, डबल लेयर में ज्यादा आता है, स्पेस तो उतना ही, हमने ट्रैक की संख्या उसमें बढ़ा दी है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान प्रति सेकंड सिग्नल तत्वों की संख्या है जो मॉडेम जैसे एक संचार उपकरण द्वारा भेजी जाती है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, खालिस्तान प्रति सेकंड सिग्नल तत्वों की संख्या, मतलब कि यह जो प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ये हमसे डाटा हम जो ट्रांसफर कर रहे थे, एक डाटा ट्रांसफर की दर होती है और एक डाटा ट्रांसफर की मात्रा होती है, संख्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो हमसे इसमें पूछ रहा है कि क्वांटिटी के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज करते हैं क्वांटिटी दिखाने के लिए, है ना। तो हम लोग यूज करते हैं भैया बॉड का यूज, है ना, कि डाटा में कितना डाटा आपका ट्रांसफर हो रहा है उसको दिखाने के लिए हम बॉड का यूज करते हैं, है ना। तो इसको याद रखेंगे, और बॉड को हम बोलते हैं बिट्स पर सेकेंड, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली का आधार कौन सी संख्या प्रणाली है ना। कंप्यूटर प्रणाली का जो आधार होता है वो कौन सी संख्या है, तो भैया ये क्वेश्चन तो हमको पता ही है कि कंप्यूटर को एक ही भाषा आती है, उसका नाम है मशीनी भाषा, और जो संख्या प्रणाली यूज करता है वो
यूज करता है कौन सी, बाइनरी सिस्टम वाली, है ना, मतलब कि द्विआधारी पद्धति, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, या हम बहुत सिंपल बोलते हैं बाइनरी कोड्स, है ना, 0 और 1 का जो फॉर्मेट होता है उसी में कंप्यूटर डाटा को समझता और लिखता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है ना। स्प्रेडशीट हमको पता ही है, स्प्रेडशीट क्या होती है, इसमें कॉलम होंगे, रो होंगी, है ना, और उसके अंदर हम कैलकुलेशंस करते हैं, कैलकुलेशंस या अकाउंट रिलेटेड अगर डाटा हमको तैयार करना है तो हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, सिंपल, है ना। अब स्प्रेडशीट के जो प्रोग्राम है तो अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती है, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस पैकेज हम लोग यूज करते हैं। तो एमएस ऑफिस पैकेज में स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है, तो हाँ बिल्कुल उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एक्सेल, है ना, तो एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशंस। अगला क्वेश्चन है, सीडी और डीवीडी किस प्रकार की डिवाइसेस है ना। सीडी और डीवीडी के लिए पूछा है किस प्रकार के डिवाइसेस है, हमारे पास ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। देखिए इनपुट आउटपुट तो बनता ही नहीं क्योंकि वो डिवाइस नहीं है ना, सॉफ्टवेयर वो बनता नहीं है क्योंकि कैसे होते हैं, बस हार्ड कॉपी होती है। तो एक्चुअली उसका यूज क्या करते हैं हम लोग, उसका यूज करते हैं हम लोग डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए। तो सीडी और डीवीडी क्या है, ये कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के पार्ट, है ना, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निर्देशों का व्याख्यान खालिस्तान द्वारा किया जाता है ना। कंप्यूटर में निर्देश हमको पता है कमांड्स, इसका क्या करना है व्याख्यान। व्याख्यान मतलब क्या होता है, लेक्चर। लेक्चर क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए लेक्चर्स रहते हैं, है ना। तो ऐसा कौन सा इसमें हमारे पास डिवाइस है जो क्या करेगा, कंप्यूटर को निर्देशों को समझाएगा कि क्या करना है ना, या कैसे सामंजस्य स्थापित करवाना है उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो वो काम कौन करेगा, देखो रजिस्टरों में तो क्या होता है, डाटा स्टोर होता है ना। एएलयू क्या करता है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना, वाली कैलकुलेशंस करता है। सीपीयू तो प्रोसेसर है हमारा, है ना, एएलयू और रजिस्टर उसके अंदर ही है। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट भी कहां होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है ना। तो कंट्रोल यूनिट है जो निर्देशों क्या करता है, व्याख्यान या उनको डिस्क्राइब करता है ताकि आसानी से कंप्यूटर काम कर सके। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से फाइलें डाउनलोड करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है ना। हमको वेबसाइट मतलब कि वेब से, है ना, इंटरनेट से कोई चीज हमको डाउनलोड करनी है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए हमको कौन से प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, हम कौन से प्रोग्राम का यूज करेंगे। हमको पता है कि हम कंप्यूटर से जब भी इंटरनेट एक्सेस करते हैं हम लोग, हमको कोई भी चीज उसमें डाउनलोड करनी हो या अपलोड ही करनी हो, है ना, हमको जरूरत पड़ेगी वेब ब्राउजर की, है ना। वेब ब्राउजर सबसे पहले हम ओपन करेंगे और उसके अंदर ही हम रिलेटेड साइट या वेबसाइट जो भी हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, उसके बाद ही हम उसमें डाउनलोड या फिर अपलोड करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया, वेब ब्राउजर, है ना। वेब ब्राउजर का हम यूज करते हैं, है ना। वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, स्प्रेडशीट एक्सेल की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल रूल्स है, तब भी इस हिसाब से भी अगर हम ऑप्शंस को भी देखें तब भी राइट आंसर क्या बनता है, वेब ब्राउजर ही बनता है। अगला प्रश्न है, डोमेन नेम एक्सटेंशन जैसे जीओवी, ईडीयू, है ना, मेल एंड .नेट को कहा जाता है, इनको क्या कहता है। एक तो उसने बोल दिया कि इनको क्या बोल रहे हैं, हम डोमेन नेम बोल रहे हैं, है ना, डोमेन एक्सटेंशन बोल रहे हैं। इसके अलावा और किस नाम से जानते हैं हम, वो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन है डीएनएस, ईमेल टारगेट, डोमेन कोड और आईपी एड्रेस। देखिए ये जो एक्सटेंशंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं डोमेन कोड, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि इनको हम एक नाम और किस नाम से जानते हैं, तो डोमेन कोड के नाम से जानते हैं, है ना। बाकी चीजें है तो रिलेटेड इंटरनेट और नेटवर्क से, है ना, पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर कौन सा होगा, डोमेन कोड होगा, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है या इन लोगों का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम एक्सेस समय है ना। एक्सेस समय जो रहता है ना, एक्सेस समय जब भी आएगा तो आप याद रखना, या तो सीपीयू के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर मेमोरी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि उसी में हमको सूचनाएं निर्देशों को कहां तक, सीपीयू तक पहुंचाना है।
तो वो जो टाइम काउंट होता है कि सीपीयू ने निर्देश लिया, है ना, और उसके बाद क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूशन करेगा, तो वो समय जितना कम होगा हमारा कंप्यूटर उतनी ही तेजी से हमको क्या देगा, आउटपुट देगा या परिणाम देगा। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन है कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो हमको पता ही है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन आंसर होगा कैश मेमोरी, है ना। कैश मेमोरी जो होती है ये रजिस्टर्स से मिलकर बने होते हैं जो सेमीकंडक्टर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम याद रखेंगे, है ना। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो ये हमको पता ही रहना चाहिए। कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है ना, और ये रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। दोनों बातें हमेशा याद रखेंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न आया कि क्या कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, अभी यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा था, कैश मेमोरी लिखा तो हमने लगा दिया। अगर यहाँ पे रजिस्टर लिखा होता तो हम कैश मेमोरी और रजिस्टर में से रजिस्टर को चुनते, वो उसका राइट आंसर होता, है ना। कि बेसिकली कैश मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर से ही मिलकर बनी होती है, ये भी याद रखेंगे। हमेशा ऑप्शन देख के ही आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की गतिविधियों का पर्यवेक्षक कहलाता है ना। मतलब कंप्यूटर की क्या भी है गतिविधियां, मतलब ये क्या कर रहा है ना, इसका क्या करता है, पर्यवेक्षक कहलाता है। पर्यवेक्षक मतलब क्या होता है भैया, सुपरवाइजर, है ना। जिस प्रकार मजदूर काम करते हैं, है ना, या कोई बड़ा साइट होगा या कहीं किसी भी जगह पर अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक सुपरवाइजर बिठाया जाता है ताकि वो उनसे अच्छे से काम करवा सके और देखरेख कर सके, है ना, बराबर काम हो रहा है कि नहीं। तो ऐसा ही कंप्यूटर में पर्यवेक्षक का काम कौन करता है, कंप्यूटर की सारी गतिविधियों को देखने के लिए वो हमसे पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन है मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। यही तो मैनेजर होता है ना। यही सारे ये क्या करता है, आपको दूसरी एप्लीकेशन एक्सेस करने की परमिशन देता है, वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, वो आपके हार्डवेयर पार्ट्स लगे हैं नहीं लगे हैं, है ना, कैसे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स यही आपको बताएगा, है ना। तो यही हमारे सामने क्या है, एक इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक इंटरफेस होता है या एक माध्यम होता है जो कि हमको कंप्यूटर से बराबर काम लेने के लिए काम में आता है ना। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाना दिखाता है जो टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई प्रदर्शित करता है ना। मतलब हमसे पूछा जा रहा है किस बारे में, हमसे पूछ रहा है पैमाने के बारे में। पैमाना, है ना, पैमाना क्या होता है भैया, पैमाना का नाम होता है नाप या वैल्यूज, है ना। तो हमको बोल रहा है वो कि हमारा जो पेज होता है इसमें हम टाइप करते हैं, है ना। तो हमसे पूछ रहा है चौड़ाई, मतलब कि ये वाली चौड़ाई, है ना। फिर क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, मतलब कि ये वाली ऊंचाई। तो इसको प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है, तो हमने देखा है कि हमारे पास मान लो ऐसे इस तरीके से जो पेज रहता है, तो इस पेज में हमारे पेज की चौड़ाई कहां से दिखती है, हमारे पास यहाँ पर होता है भैया, क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है रूलर या स्केल, है ना। और इस तरफ भी क्या होता है, इस तरफ भी स्केल होता है ना। तो हमको पता रहता है कि हमारे पेज में कितने क्षेत्र में टाइप हो रहा है ना, कितना मार्जिन छूट रहा है ना, कहाँ कहाँ हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन मतलब गटर मार्जिन छोड़ा है ना, कहाँ पे हमने पेज मार्जिन यूज किया है। ये सारी चीजें हम इस स्केल से नाप सकते हैं, इंक्लूडिंग हेडर और फुटर का एरिया भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते क्या है, बस वही पूछ रहा है। ये जो स्केल है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रूलर, है ना। और यहाँ पे बोल ही रहा है वो कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, है ना। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल। तो दो ही तरीके के हमारे पास रूलर होते हैं, है ना। और रूलर अगर आपके हाइड हो जाए तो कहां से लेके आएंगे हम रूलर को शो ऑन हाइड कहां से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं व्यू टैब से, है ना। व्यू टैब में जाएंगे, वहां से रूलर को आप टिक हटा देंगे तो गायब हो जाएगा, टिक लगा देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध किए गए शब्दों में से विषम शब्द को पहचाने, है ना। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसमें से हमको पहचानना है क्या, कि कौन सा शब्दों को पहचानना, विषम शब्द को, है ना। मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया क्या यहाँ पे, नहीं रीजनिंग का नहीं है कंप्यूटर के क्वेश्चन, है ना। लेकिन इनने तर्क यूज कर लिया है, मतलब कि रीजनिंग रिलेट कर दी है कंप्यूटर में। तो कौन सा इसमें से भिन्न है वो हमको बताना है ना। ये कौन सा अलग है, कोई एक ही अलग होगा। हमारे पास देखते हैं ऑप्शन है पास, एप्लीकेशन, पेरिफेरल डिवाइस, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। देखिए यहां पर एप्लीकेशन,
प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे कैसे है, ये सॉफ्टवेयर ही है सारे, है ना, ये सारे के सारे एक ही फॉर्मेट के है कि जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्राम, है ना, ये तीनों के तीनों क्या है, ये एक ही है, अलग अलग नाम से हमको मिल रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर हमारे पास है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, इट्स अ हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में जितने भी हम ऐसे उपकरण लगाते हैं जो हमारा काम आसान कर दे, अलग से लगाते हैं हम लोग, प्रिंटर लगा लिया, स्कैनर लगा लिया, है ना, अन्य जितने भी हम पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी है पेरिफेरल्स। तो ये है हार्डवेयर, बाकी तीन क्या है इसमें, तीन है सॉफ्टवेयर, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में बदलती है तो इस प्रकार के विजुअल मूवमेंट को क्या कहा जाता है ना, कि जब हम प्रेजेंटेशन चला रहे हैं इसमें पावर पॉइंट में, है ना, तो प्रेजेंटेशन रन करने की शॉर्टकट क्या होती है, F5 से रन हो जाएगा, है ना। तो जब एक स्लाइड गई और दूसरी स्लाइड आ रही है तो इनके बीच में, है ना, जो फीचर्स हम लोग यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, बस यही पूछ रहा है वो, है ना, क्या पूछ रहा है, विजुअल मूवमेंट, कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है तो अपीयरेंस किस तरीके से आएगा, है ना, वो लोग हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से आता है, तो इसमें से क्या कहलाता है वही हमसे पूछ रहा है। अब ऑप्शन है स्लाइड मूवमेंट, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड चेंज और स्लाइड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है स्लाइड ट्रांजिशन, है ना, कि किस तरीके से एक स्लाइड जा रही है दूसरी आ रही है तो उसके बीच में किस तरीके से इफेक्ट आए, है ना, जो आजकल हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं, रील्स में देखते हैं, उसमें क्या करते हैं, दो वीडियो के बीच में इफेक्ट डाल दे तो एक कट होता है और दूसरा मूव हो गया आता है, तो वही बीच में इफेक्ट दिखता है कि आपको जूम इन जूम आउट हो रहा है या स्लाइड चल के आ रही है, उड़ के आ रही है ना, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों से वस्तुएं और उत्पाद खरीदने की गतिविधि है ना। पहली चीज तो ये कि कहां से हो रहा है, ये सब ये सारा हो रहा है इंटरनेट से, है ना, और हो क्या रहा है, तो उत्पादों की क्या हो रही है भैया, खरीदी हो रही है ना, और सारी के सारे उत्पाद हैं इनके खरीदने की गतिविधि हो रही है ना, खरीदा जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा ई कॉमर्स, है ना, क्या कहलाएगा, ये कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या होता है, कॉमर्स मतलब बिजनेस, है ना, तो और बिजनेस क्या हो रहा है यहाँ पर, यही खरीदना और बेचना क्या कहलाता है, बिजनेस ही कहलाता है, और किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, है ना। तो इंटरनेट का जो हमारे पास बिजनेस यूज करने के लिए फीचर्स मिलता है वो होता है ई कॉमर्स। तो आजकल हम देखते ही कितनी ई कॉमर्स कंपनी है ना, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, ये सारी की सारी क्या है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ये क्या करती है, सामान हम लोगों को बेचती है, दूसरे लोगों से खरीदती है। तो बस यही याद रखेंगे कि ऐसे इससे रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होगी, एप्लीकेशंस होगी, ये सारी क्या है, ई कॉमर्स है ना। ई कॉमर्स वेबसाइट भी हमने देखी है बहुत सारी जहां पर सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में डेटा इस तरह से भेजा जाता है कि यह मूल डेटा से पूरी तरह से भिन्न दिखता है ना, कि हम कोई डेटा भेज रहे हैं, ठीक, डेटा भेज रहे हैं हम, तो जो मूल डेटा होगा आपका मतलब वास्तविक डेटा होगा, कि मान लो कोई इमेज है आपकी ना, तो वो पूरी तरह से कैसी रहती है, भिन्न दिखती है, बदल जाती है ना, तो बिल्कुल वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है भैया क्रिप्टोग्राफी, है ना। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जब आप कोई डाटा सेंड करते हैं, जिसे आप सेंड कर रहे हो तो इंक्रिप्ट हो जाता है ना, इंक्रिप्शन यूज हो जाते हैं उस पे, तो जो इमेज होती है आपकी वो भिन्न भिन्न प्रकार के कोड्स में बदल जाती है, उन कोडों को पढ़ना आसान नहीं है या पढ़ा नहीं जा सकता। फिर हमने जिस डिवाइस से भेजा है या जिस नंबर पे भेजा है, जिस एड्रेस पे भेजा है, वहां वो जैसे पहुंचेगी वापस से उसको क्या कर देंगे, उसको डिकोड कर दिया जाएगा और वो इमेज आपको दिखने लगेगी। तो जो क्रिप्टोग्राफी होती है इसमें किसी डाटा को इनकोड कर दिया जाता है ना, जब जहां पहुंचता है वहां पर उसको वापस से डिकोड कर दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। इस तरीके से आपका जो डाटा होता है वो नेटवर्क या इंटरनेट पे कैसा होता है, सेफ होता है, सुरक्षित होता है, बीच में कोई उसको नहीं पढ़ सकता। अगला क्वेश्चन है, एक सीडी रोम ड्राइव निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग करती है ना, यहाँ पर क्या है, सीडी रोम है ना, ये किस तकनीक का प्रयोग करती है ये हमसे पूछा गया है। हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है मैग्नेटिक स्टोरेज तकनीक,
ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक, सॉलिड स्टेट स्टोरेज तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज तकनीक, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे हमको क्या मिला, ऑप्टिकल, है ना। तो सीडी और डीवीडी क्या होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज तकनीक का यूज करती है और इसी के जरिए उसमें डाटा स्टोर करती है ना। रीड करने के लिए भी लाइट का यूज करती है और राइट करने के लिए भी लाइट या प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं लेजर, उसका यूज करती है ना। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वेब स्पाइडर्स और क्लॉलर्स निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। देखो हमसे पूछ रहा है वेब स्पाइडर्स और क्लॉलर्स, है ना, और ये किसके उदाहरण है ये पूछा, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया। तो पहले हम इन्हीं को देख ले कि वेब स्पाइडर्स या क्लॉलर्स किसे कहते हैं। तो क्लॉलर्स जो होते हैं या वेब स्पाइडर जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरनेट पर, है ना, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति या संस्था के लिए क्या करते हैं, हेट स्पीच, है ना, या उसके लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं, है ना, या इस तरीके से टेक्स्ट मैसेज वहां पर सेंड कर देते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको वहां पर, जैसे सामान्य जीवन में एक दूसरे को लोग बुरा भला बोलते रहते हैं, सामने बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, है ना, वैसे यही चीज कहां पर होती है, इंटरनेट पर होती है, किसी प्लेटफॉर्म पर। तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये मतलब वेब स्पाइडर्स और क्लॉलर्स ये कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कौन से ग्रुप में आता है ना, ये किसका उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है। इस तरीके से जो गतिविधियां आती है ये, है ना, हमारे पास ऑप्शन है सर्च डायरेक्टरी, सर्च इंजन, प्रोग्राम जो व्यवस्थित रूप से ब्राउज करता है, विशेष रूप से वेब इंडेक्शन के उद्देश्य के लिए, और आखिरी का ऑप्शन हमारे पास फ्लेम्स, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फ्लेम्स, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फ्लेम्स, है ना। किसी पर टीका टिप्पणी करना इंटरनेट पर, है ना, उसको बुरे शब्दों का प्रयोग करना, उससे बुरा बोलना, है ना, ये क्या किसके अंतर्गत आता है, ये आता है फ्लेम्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है ना। मेमोरी की यूनिट हमसे पूछी गई है, मेमोरी की इकाइयां तो यहाँ पर हमारे पास में सारी की सारी दी गई है, तो हम सबको ही देख लेते हैं, है ना, बड़ी हमको मिली जाएगी, है ना। यहाँ पर गीगाबाइट है, बाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी होती है भैया बाइट, है ना। फिर क्या होती है, फिर होती है किलोबाइट, है ना, और फिर क्या होती है, फिर होती है हमारे पास मेगाबाइट, और उसके बाद क्या आती है, तो ये है भैया हमारे पास गीगाबाइट। तो ये है सबसे बड़ी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट्स के लिए एक जल्दी वीडियो ला देंगे, तो उसमें सारी की सारी यूनिट्स, है ना, मतलब बिट से लेकर और जियो बाइट तक की हम सारी की सारी पढ़ लेंगे जितनी भी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रिंटर में रिबन का उपयोग होता है ना, मतलब इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो रिबन का यूज करता है। रिबन पतली सी पट्टी, है ना, जिसपे इंक लगी होती है, हम लोग यहाँ पर भी यूज करते हैं, कहाँ पर, टाइपराइटर में हम लोग यूज करते थे। जिन लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा या यूज किया होगा उनको पता है, उसमें जो रिबन लगती थी वही हम लोग प्रिंटर में भी यूज कर लेते थे। वो ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखो लेजर प्रिंटर जो यूज करता है इंक छापने के लिए, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है टोनर, है ना, उसमें टोनर डलता है, डस्ट, और टोनर काय में रहती है, कार्टेज में रहती है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी हमारे पास में कैसे होते हैं, इसमें इंक डलती है ना, लिक्विड फॉर्म में इंक रहेगी, तो ये भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनता, है ना। इंकजेट प्रिंटर में हमको पता ही है कि इसमें भी इंक होती है, कार्टेज लगती है ना, और ये स्याही की फुहार का यूज करता है। हाँ बसता है डीएमपी प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है डीएमपी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें लगा होता है रिबन और एक हेड लगा होता है ना। और क्या करता है ये, हैमर स्ट्रोक, मतलब कि ये इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है ना। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क, है ना, उसको कौन सा स्टोरेज माना जाता है। ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास है वोलेटाइल, लोकसिल बोल रहा है वोलेटाइल, है ना, फिर हमारे पास नॉन वोलेटाइल, फिर है अस्थाई, और फिर बोलता है गैर स्थाई। देखिए अस्थाई और गैर स्थाई, इसका मतलब तो यही हुआ कि अस्थाई, है ना, और वोलेटाइल का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है अस्थाई, है ना। अब क्या बच गया हमारा, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थाई, और हार्ड डिस्क कैसा है, एक स्थाई स्टोरेज ड्राइव है, उसके अंदर डाटा रख दो, तो उस पर लाइट अगर चली भी जाएगी तब भी आपका डाटा जैसा का वैसा रहता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल डिवाइस है।
अगला प्रश्न है, पास्कल एक खालिस्तान है ना? पास्कल हमको पता ही है, अगर हम सिर्फ पास्कल की बात करें, है ना, तो हमने एक वैज्ञानिक पढ़ा है पास्कल, है ना, जिन लोगों ने पास्कल की खोज करी, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर बोलते हैं। तो वो तो हो गए हमारे पास में पास्कल वैज्ञानिक। यहाँ पे हमसे जो पास्कल पूछा जा रहा है ना, वो क्या है हमारे पास, ब्लेज पास्कल। यहाँ पे जो पास्कल के बारे में पूछा जा रहा है, वो पास्कल क्या है, वो भैया एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, भाषा के बारे में पूछ रहा है हमसे, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज है पास्कल, है ना। और पास्कल आपको बता दे कि पास्कल जो लैंग्वेज है, इसका विकास पास्कल ने नहीं किया, है ना। इसका जो विकास किया है निकोलस विर्थ ने किया है ना। तो निकोलस विर्थ को याद रखेंगे, जिन्होंने भाषा का विकास तो किया, पर नाम किसका दे दिया उन्होंने, ब्लेज पास्कल के नाम पे दे दिया। तो याद रखेंगे कि एक पास्कल हम पढ़ते हैं ब्लेज पास्कल, जिनने पास्कल की खोज करी, जिन्हें हम कैलकुलेटर कहते हैं, वो ब्लेज पास्कल है। तो उन्हीं के नाम पर इस लैंग्वेज का नाम रखा गया, है ना। और इसका विकास किसने किया है, निकोलस विर्थ ने। तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान टोपोलॉजी में नेटवर्क घटक एक ही केबल से जोड़े जाते हैं। मतलब हमसे यह पूछ रहा है टोपोलॉजी कैसी, कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क घटक, मतलब जितने भी हम कंप्यूटर या नोट्स हम लोग उसमें लगाते हैं, वो एक ही केबल से जोड़े जाते हैं, है ना। आपका ऑप्शन है स्टार, रिंग, बस और मेश। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, बस, है ना। बस में क्या होता है, एक सिंगल केबल होता है ना, और इसी केबल पे क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर को जोड़ते चलते हैं, है ना। तो ये जो टोपोलॉजी कहलाती है, ये टोपोलॉजी कहलाती है हमारे पास में बस टोपोलॉजी। तो इसको याद रखेंगे, ये जो केबल होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं बस, है ना। और यही पूरे नेटवर्क इसी पे चलता है, इसी केबल पे। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सीक्रेट कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि को प्रतिबंधित करता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है भैया, सीक्रेट कोड पूछ रहा है, ठीक। जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि को प्रतिबंधित करता है, मतलब कोई अगर प्रोग्राम होगा तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, एंट्रीज नहीं कर सकते, या उसमें आप नहीं जा सकते, या उसमें लॉग इन नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ना। तो अगर हम लॉग इन नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास क्या नहीं होगा, लॉग इन करने के लिए हमारे पास नहीं होगा उसका पासवर्ड, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पासवर्ड। पासवर्ड ही वो सीक्रेट कोड होता है जिसकी जरूरत हमको पड़ती है कहीं, अगर रिस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें एंट्री करने के लिए, है ना, या हमको लॉगिन कहीं पे करना है तब भी हमको सीक्रेट कोड मतलब कि पासवर्ड की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसका यूज करते हम, है ना, एमएस वर्ड में भी कर लेते हैं और एक्सेल में भी करते हैं। आपकी जो सीट होती है उसको प्रोटेक्ट कर देते, कोई एंट्री नहीं कर सकता, सिर्फ रीड कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है। ये तो सभी को पता है ना। मॉडेम क्या है, एक नेटवर्क का डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को फिर से एनालॉग सिग्नल में बदलता है, ठीक है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होगा, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, मतलब कि ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारे। अगला प्रश्न है, एक मेन्यू बार पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशिष्ट एक्शन दर्शाता है ना। तो मेन्यू बार की बात कर रहा है, इसमें कोई है जो क्या करेगा, विशिष्ट एक्शन दर्शाता है ना। अब मेन्यू बार तो हमको पता ही है, जैसे कि ऊपर की तरफ में होता है हमारे पास, है ना। तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसके पास हमारे पास क्लाइंट होगा क्या, तो नहीं होगा। सर्वर होगा क्या, नहीं। नोड होंगे क्या, नहीं। ये तीनों तो क्या है, ये तो नेटवर्क से रिलेटेड हो गए, है ना। हमारे पास राइट आंसर क्या है, मेन्यू आइटम। वैसे भी हम मेन्यू देखते ही है, किसी भी होटल में भी जाते हैं तो उसमें मेन्यू हम देखते ही है ना। उस मेन्यू में अगर जितनी भी चीजें होती है तो हम उसको बोलते ही है, क्या बोलते हैं, मेन्यू आइटम, है ना। तो बस इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा कि मेन्यू आइटम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का प्रयोग करके सामान्यतः चार्ट बनाए जाते हैं, है ना। कि हमको क्या बनाना है भैया, हमको बनाने हैं चार्ट। तो चार्ट बनाने के लिए हमको क्या लगेगा, चार्ट विजार्ड लगेगा। सिंपल चार्ट विजार्ड के द्वारा ही हम लोग चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ये तो हमारे पास पिवट है ना, पिवट टेबल, पिवट चार्ट खुद ही होता है। पेज लेआउट, पेज से रिलेटेड बटन, रिव्यू में हमको सारे चेक करने वाले टूल्स मिलते हैं, तो टैब हो गई। तो चार्ट विजार्ड ही इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप हमको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। देखिए एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। एग्जाम जब भी बनता है तो वो ऐसे बच्चे के लिए भी बनता है कि जो शुरू से पढ़ रहा है, कि जिसने अभी तक कंप्यूटर नहीं पढ़ा, और ऐसे बच्चे के लिए भी बनता है कि जो एक्सपर्ट होगा, है ना। तो दोनों को मिलाकर ही एग्जाम पेपर तैयार किया जाता है कि एकदम किसी से नहीं बने ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल नहीं आएंगे, कुछ तो बनेंगे, है ना। तो हमारी जो सीरीज चल रही है 1500 क्वेश्चंस की, हम लोग इसमें फोकस है कि एकदम वहां से बच्चा छोटा से छोटा, है ना, इनिशियल स्टेज पे अगर कोई पढ़ रहा हो तो उसके लिए भी इसमें क्वेश्चन हो, और हार्ड लेवल पर हो उसके लिए भी इसमें क्वेश्चंस हो, है ना। हम सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंडोज सिस्टम के डेस्कटॉप की स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज को खालिस्तान कहा जाता है ना। जब विंडोज सिस्टम मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे हमने ऑन किया तो दिखने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है? वो कहलाती है डेस्कटॉप, है ना। तो उस पे जो हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित क्या हो रही है, इमेज प्रदर्शित हो रही है ना, उसे क्या कहते हैं? तो हमको पता ही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वॉलपेपर, है ना। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था वो कि डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि को क्या कहते हैं, है ना, या ऐसे भी पूछ सकता था कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है ना। तब भी इसका राइट आंसर क्या होता? वॉलपेपर ही होता। अगला प्रश्न है, एंटीवायरस का उपयोग खालिस्तान किया जाता है, मतलब एंटीवायरस का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, है ना। तो एंटीवायरस का उपयोग हम क्यों करते हैं, हमको पता ही है कि हमारे कंप्यूटर को मालवेयर या वायरस से बचाएंगे हम लोग, है ना। दूसरी चीज कि हमारे कंप्यूटर पर अगर अटैक होते हैं वायरस के या फिर किसी और इन्फेक्टेड फाइलों के, तो उससे हमको रोकथाम मिलेगी। तीसरी चीज कि हमारे कंप्यूटर की फाइलें अगर कुछ डैमेज फाइलें हैं तो उन डैमेज फाइलों को क्या करेंगे, रिपेयर करने के लिए भी हम एंटीवायरस का यूज करते हैं ताकि हमारा डाटा लॉस ना हो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है इंस्टॉल प्रोग्राम हटाने के लिए, फाइलें डिलीट करने के लिए, इन्फेक्टेड फाइल क्लीन करने के लिए, एक डिस्क को फ्रेगमेंट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये कि जितनी भी इन्फेक्टेड फाइलें होती हैं क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, याद रखिए। एंटीवायरस सभी के कंप्यूटर में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बायोस को अपग्रेड करना क्या कहलाता है ना। बायोस हमको पता ही है कि कंप्यूटर में बायोस चिप होती है, उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के जितने हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, है ना, और मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाली गई जानकारियां होती है। तो उसको अगर हमको क्या करना है, अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करना है तो क्या कहलाता है उसको अपग्रेड करना? तो हमने पढ़ता ही है ना, कि रैम हमने 3 फॉर्म में पढ़ी है, सॉरी रोम, है ना। तो बायोस होता क्या है, बेसिकली रोम होता है ना। रोम हमने देखा, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है और ईईपी रोम होता है। तो हमने देखे कि किस तरीके से उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। तो जो प्रोसेस होगी उसको अपग्रेड करने की, है ना, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है भैया फ्लैशिंग। हमको सबसे पहले उस रैम को क्या करना पड़ेगा, फ्लैश करना पड़ेगा, देन उसमें हम न्यू डाटा डाल सकते हैं। तो याद रखेंगे कि बायोस को अगर आपको अपडेट करना है ना, या रोम को अपडेट करना है, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लैश करना पड़ेगा और फिर इसमें डालना पड़ेगा। तो ये पूरी जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है हमारी फ्लैशिंग। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन एनकोडेड टेक्स्ट में इनपुट करने के लिए किया जाता है ना। प्रश्न देखिए ध्यान से, इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रिंटेड टेक्स्ट मतलब कि प्रिंट है, हार्ड कॉपी है ना, वो मशीन एनकोडिंग टेक्स्ट में मतलब मशीन में कन्वर्ट करना है, बाइनरी कोड्स में या जैसा भी, है ना, इनपुट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन है ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर और ओडीआर, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ओसीआर, है ना। ओसीआर का फुल फॉर्म हमको पता ही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, है ना। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर टेक्स्ट की बात कर रहा है ना, और रिकॉग्नाइज। तो ये जो मशीन होती है ये पुराने प्रिंटेड होगा, या किसी ने हाथ से भी अगर लिखा होगा तो उसको प्रॉपरली सही तरीके से है कि नहीं, जैसे हैंडराइटिंग जो एक्सपर्ट चेक करते हैं कि ये उसी की हैंडराइटिंग है कि नहीं, वहां पर भी हम लोग ओसीआर का यूज करते हैं। या पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जो बहुत पहले के लिखे हुए हैं तो सही लिखे हुए हैं, किसी ने कॉपी तो नहीं किया हुआ है ना, ओरिजिनल लिखे हुए हैं कि नहीं, उसको भी अगर जांच करनी है तो हम ओसीआर का यूज करते हैं, है ना। तो ओसीआर जो होता है एक ऐसी मशीन है जो टेक्स्ट को पहचानने
और उनको मशीन में एनकोड करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, एक अच्छा इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्रेस्ड फाइल को एक्सपेंड करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है ना। कंप्रेस्ड फाइल है भैया, उसको हमको करना है एक्सपेंड करना है, मतलब कंप्रेस करके हमने रखी है, अब खोलना है, उसके अंदर क्या है हमको देखना भी तो है ना। तो वो क्या कहलाता है, बस वही पूछ रहा है, वो जो प्रोसेस होती है क्या कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है फाइल डीकंप्रेशन, फाइल एसोसिएशन, फाइल रजिस्ट्रेशन, फाइल डिलीशन। देखिए इसका राइट आंसर है फाइल डीकंप्रेशन, है ना भाई। कंप्रेस तो वो है ही, उसको क्या करना है आपको डीकंप्रेस कर देना है, मतलब कंप्रेस फाइल को हटा देंगे, वापस फिर पहले खुल जाएगी, फिर आप जो भी उसमें डाटा होगा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि कंप्रेस अगर फाइल होगी तो हम तब उसको एक्सेस नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उन रेडियो या इंफ्रारेड सिग्नलों का उपयोग करता है जो डेटा को प्रसारित करने के लिए हवा के माध्यम से यात्रा करता है। वाह, हवा के माध्यम से यात्रा करने वाला हमसे पूछ रहा है, क्या डिवाइस पूछ रहा है या तकनीक पूछ रहा है ना। रेडियो इंफ्रारेड सिग्नलों का उपयोग करता है ना। कौन करता है इसमें से रेडियो इंफ्रारेड सिग्नलों का प्रयोग, तो वो करता है वायरलेस मीडिया, है ना। वायरलेस मीडिया ही करता है बिना तार के, है ना, हवा में तो कर ही रहा है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वायरलेस मीडिया। वायरलेस मीडिया क्या यूज करती है, रेडियो या इंफ्रारेड सिग्नलों का उपयोग करती है या माइक्रोवेव्स का यूज करती है ना, जिससे सिग्नल जाते हैं। तो हम लोग जितने वायरलेस डिवाइसेस देखते हैं सारे यही का यही यूज करते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, वायरलेस मीडिया बोलते हैं, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में खालिस्तान चार्ट व्यक्तिगत वस्तुओं के बीच तुलना को प्रदर्शित करता है, कंपैरिजन, है ना। तो एमएस एक्सेल में अगर आपको कंपेयर करना है तो हम इसमें से क्या यूज करेंगे, ये पूछ रहा है। कॉलम चार्ट यूज करेंगे, डोनट चार्ट यूज करेंगे, एरिया चार्ट या पाई चार्ट। देखिए पाई, एरिया और डोनट इसमें तो हम कर ही नहीं पाते, है ना। ये एरिया चार्ट की बात करेंगे कि हमने एरिया चार्ट बनाया, है ना, कि इस तरीके से वो चार्ट ऐसा ऐसा बना, नीचे हमने फिल कर दिया, तो इससे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखेगा ही नहीं, है ना। अगर हम बात करें इसकी पाई चार्ट की, तो हमने ऐसा बना दिया, है ना, तो इसमें भी सारे क्या है इस तरीके से बटे होते हैं, इसमें हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। फिर बात है हमारे पास में डोनट चार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, इस तरीके से बना होगा, उसमें ऐसे ऐसे सेक्शंस बटे होते हैं, तो इसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे। हम यूज कहाँ करेंगे, कॉलम चार्ट का। कंपेयर करना है तो हम कॉलम चार्ट यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से चार्ट हम बनाते हैं, तो हम बोलते हैं कि पहले वर्ष में हमने इतना काम किया, उसके बाद हमने इतना काम किया, उसके बाद फिर हमने इतना काम किया, है ना। तो ये क्या ईयर वाइज हम बता देते हैं, है ना, इतना इतना हमने काम किया ये बता देते हैं। तो ये जो चार्ट होता है ये होता है कॉलम चार्ट, और इसी का यूज करते हैं हम कंपैरिजन अगर चार्ट हमको बनाना है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रक्रिया में पहला चरण क्या कहलाता है ना, कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा तो उसमें सबसे पहला चरण क्या कहलाएगा। देखिए जब भी हमको कोई सॉफ्टवेयर या तो हमको बनवाना होगा या कोई बनाने वाला होगा, तो हमको सॉफ्टवेयर किस लिए चाहिए वो जरूरतों का क्या करेगा, पहले सब लिखेगा, है ना, कि आपको किस लिए चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, इसमें आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पूरे सॉफ्टवेयर का पहले क्या करेगा वही हमसे पूछ रहा है। तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो करेगा सिस्टम एनालिसिस करेगा, है ना। एनालिसिस करने के बाद ही क्या करेगा, उसको वो डिजाइन करेगा, है ना, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। और उसके बाद ही क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर तैयार होगा। तो याद रखेंगे कि जब भी सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, रिक्वायरमेंट की सारी जानकारी रखी जाती है कि क्या क्या चाहिए उस सॉफ्टवेयर में आपको और किस किस तरह से चाहिए, है ना। उसके बाद ही वो सॉफ्टवेयर बनना स्टार्ट होगा। तो पहले पेपर पर ही बनेगा सारा सॉफ्टवेयर, है ना, उसके बाद फिर कोडिंग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बायोस कहाँ स्टोर होते हैं, है ना। तो कंप्यूटर के बायोस हमको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कंप्यूटर के बायोस मतलब कि रोम में ही होते हैं, है ना। और बायोस होता है क्या है, बेसिकली बायोस वही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, है ना, साथ में कंपनी से जुड़ी जानकारी उसके अंदर डाली जाती है।
तो मैन्युफैक्चर के द्वारा डाली जाती है ना, ये भी याद रखेंगे। तो याद रखेंगे वो क्या कहलाता है, रोम कहलाता है ना। और बायोस का जो पहला काम होता है, बायोस का मुख्य कार्य होता है, हमने देखा है क्या होता है, वो पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं उन सबको पहले वो चेक करेगा ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो याद, इसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, अज्ञात प्रेषकों के ईमेल मैसेज द्वारा होने वाले सुरक्षा खतरे को क्या कहा जाता है ना। अज्ञात प्रेषकों मतलब, प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो हमको ईमेल आते हैं, है ना, ईमेल आते हैं किसी हम अनजान व्यक्ति के द्वारा, जितने भी मेल आते हैं हमको, है ना, वो क्या कहलाते हैं। अगर हम बात करें उसको किसके लिए, खतरे के लिए, सिस्टम खतरे के लिए, हमारे डाटा के नुकसान के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा गया है ना। वहां पर ऑप्शन है फिशिंग, रीडिंग, स्पूफिंग और स्पैम, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया, स्पैम। जितने भी ऐसे मैसेज होते हैं जो बल्क में भेजे जाते हैं, है ना, तो आप लोग देखिएगा कि आपकी ईमेल आईडी में, है ना, हमारे पास स्पैम का फोल्डर होता है, उसमें सारे आके स्टोर हो जाते हैं। जो भी बल्क में भेजे जाते हैं, कंप्यूटराइज जो भेजे जाते हैं, सारे उसमें आके जमा हो जाते हैं, है ना। तो आपको उन, वैसे भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कोई मैसेज भेजे तो आपको क्या करना है, उसको बिना पढ़े डिलीट करना है, बिना देखे, मतलब देखो डिलीट कर दो, मतलब बिना ओपन करे। ओपन नहीं करना किसी का मेल, ओपन करते से ही आपका कंप्यूटर आराम से हो जाएगा, है ना, तो उससे बचना है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का खालिस्तान फीचर हमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए समान अक्षर बनाने में सहायता करता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर है जो हमें अलग अलग व्यक्तियों के लिए समान अक्षर बनाने में सहयोग करता है। बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है वो कि हमको अलग अलग व्यक्तियों को क्या भेजना है, डाटा भेजना है, या कोई लेटर भेजना है ना, या हमको कोई जानकारी भेजनी। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही बनाने की सुविधा, मतलब एक ही लेटर आपको बनाना है और मल्टीपल लोगों को हम भेज सकते हैं ना। बोल रहा है ना समान अक्षर, मतलब एक ही बनाना है और भेजना किसको है, वो अलग अलग व्यक्तियों को भेजना है। तो इसमें से हम किसका यूज करेंगे, बस यही पूछ रहा है ना। हमारे ऑप्शन है ड्रॉप कैप, टेम्पलेट, मेल मर्ज और हाइफनेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको पता है, इसका आंसर है मेल मर्ज, है ना। रही बात ड्रॉप कैप की, तो ड्रॉप कैप हमको पता ही है कि जब भी हम देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि पहला कोई लेटर कैसा होता है, अच्छा बड़ा होता है ना, और बाकी अक्षर कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। यहाँ पे सब फिलिंग होती है, वर्ड लिखे होते हैं। जो भी टेक्स्ट होता है उसका पहला वर्ड कैपिटल करके अच्छा बड़ा कर देंगे, बाकी छोटे छोटे कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका ड्रॉप कैप। टेम्पलेट प्री डिफाइंड डिजाइन में होती है, तो इसका याद रखेंगे क्या होगा राइट आंसर, मेल मर्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड डिजाइन का एक हिस्सा नहीं है। अगर आपको स्लाइड डिजाइन करनी है तो इसमें से किसका यूज आप नहीं करोगे, ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन है डिजाइन टेम्पलेट, इसका तो करेंगे भी है, कलर स्कीम, इसका भी हम करेंगे, कलर लगाना है, एनिमेशन स्कीम, इसका भी हम करेंगे, एनिमेशन बनाना है स्लाइड के ऊपर, है ना। स्लाइड शो तो नहीं भी, इसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, है ना। काहे के लिए, स्लाइड डिजाइन करने के लिए इसका कोई योगदान नहीं है ना। ये तो क्या है, उसमें एक फीचर है कि आपको स्लाइड अगर बन गई है तो चला के देख लो। तो हमको स्लाइड बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी स्लाइड को बनाने के लिए और डिजाइन करने के लिए, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेटा को रोज और कॉलम के ग्रिड में प्रदर्शित करते हैं, है ना। मतलब इनमें से कौन सा डाटा होगा जो रोज और कॉलम, है ना, मतलब कि इस तरीके से जो बनती है क्या कहलाती है, रोज बनती है ना। और इस तरीके से हम जो बनाते हैं क्या है आपके, ये है कॉलम। तो रोज और कॉलम में डाटा को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो वो क्या कहलाता है, बस यही हमसे पूछा है। तो हमको ऑप्शन है हेडर, पेज के ऊपर की तरफ फूटर, पेज के नीचे की तरफ पैराग्राफ, मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेबल। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसी में हम क्या करते हैं, रोज भी होती है और कॉलम्स भी होती है। तो रो और कॉलम के रूप में अगर डाटा प्रदर्शित करना है तो हमको टेबल का यूज करना है। अगला क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण रूप है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। यही तो है, हमारे जितने भी इंटरनेट संबंधित सुविधाएं वगैरह रहती है हमारे पास में, चाहे वेब स्टोरेज चाहिए, है ना, या हमको जितने भी यूजेस हमारे इंटरनेट पर होते हैं वो सब हमको कौन देता है, तो हमको देता है आईएसपी, है ना। नेटवर्क कनेक्शन भी यही हमको, इंटरनेट कनेक्शन भी यही देता है। तो याद रखेंगे आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। तो ये वाला इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक उपयोगकर्ता
कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करके इंटरनेट पर किसी भी अन्य कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? प्रोटोकॉल का क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल हमको पता ही है ना? प्रोटोकॉल रूल्स ऑफ ग्रुप, है ना? नियमों के समूह को ही प्रोटोकॉल कहते हैं, है ना? बेसिकली नेटवर्क में यूज होते हैं, इंटरनेट पे यूज होते हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है, हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो क्या करेगा, किसी भी कंप्यूटर से फाइल, है ना, फाइल को प्राप्त करता है। मतलब कि हमको फाइल को भेजना है या रिसीव करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा, है ना? तो जो प्रोटोकॉल फाइलों को भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं, है ना, वो कौन सा है? FTP प्रोटोकॉल। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होता है जो इंटरनेट पर क्या करता है, इंटरनेट पर जो फाइलें होती है उनको सेंडिंग और रिसीविंग के लिए उत्तरदायी होता है ना? और ईमेल की अगर बात होगी तो ईमेल के लिए SMTP, सिंपल मेल वाला, है ना, SMTP जो प्रोटोकॉल होता है उसका यूज वहां पर किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस आवश्यक है ना? हमको इंटरनेट कनेक्शन बनाना है भैया, तो हमको कौन सी इसमें से डिवाइस लगेगी वो पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शन है बायोस, फिर हमारे पास NIC कार्ड, CD ड्राइव और जॉयस्टिक। देखो, हमको इंटरनेट कनेक्शन अगर बनाना है तो इंटरनेट कनेक्शन बनाने के लिए हमको लैन केबल की जरूरत है। लैन केबल हम लगाएंगे हमारे कंप्यूटर में, है ना, और उसके बाद ही उसमें क्या चलेगा, इंटरनेट चलेगा। तो लैन केबल को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर कनेक्ट करने के लिए हमको जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है वही हमसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हमसे पूछ रहा है वो लैन कार्ड, है ना। क्या पूछ रहा है भैया, लैन कार्ड के बारे में पूछ रहा है ना। और इसी लैन कार्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इथरनेट कार्ड, है ना, इसी को इथरनेट कार्ड बोलते हैं। और इसी इथरनेट कार्ड को हम बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ही हम बोलते हैं लैन कार्ड और इसी को बोलते हैं हम इथरनेट कार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NIC, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारे 1500 क्वेश्चन की सीरीज में आज 13वें नंबर का वीडियो हो गया और इसमें भी हमने क्या रखे हैं, 50 बेहतरीन क्वेश्चंस रखे हैं, है ना। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, है ना, और पूछे जाते रहेंगे, है ना। और ये क्वेश्चंस आपको दूसरे अदर क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए भी सहायता करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।